हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल हंगामा ऑफ साइंस में स्वागत है। तो देखो, आज हम आपके लिए विज्ञान कक्षा 6 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का हल बताएंगे। चलो तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अनुक्रमणिका। तो देखो, 1 से लेकर 11 तक पाठ हैं। अध्याय 1, भोजन के घटक। देखो, हमारे शरीर को ऊर्जा भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों से मिलती है, जिन्हें भोजन के घटक के रूप में जाना जाता है। आज बूझों ने खाने में निम्नलिखित वस्तु खाई हैं: चावल, दाल, पालक की सब्जी, टमाटर, नमक, रोटी, तेल, घी। तो बताओ उनको मुख्य रूप से क्या क्या प्राप्त होता है। तो देखो, प्रोटीन दाल, कार्बोहाइड्रेट चावल, रोटी, वसा तेल, घी, लवण नमक, पालक की सब्जी, पानी, टमाटर। अब बहुविकल्पीय प्रश्न। निम्नलिखित निम्न में से प्रोटीन का जंतु स्रोत है तो दूध है। अगला प्रश्न, कुछ व्यक्तियों को अंधेरे या रात में कम दिखाई देने लगता है, ऐसा किस विटामिन की कमी से होता है? तो ए। अब अगला, आलू के कटे हुए भाग पर आयोडीन विलयन डालने पर आलू के कटे हुए भाग का रंग परिवर्तित होकर नीला या काला हो जाता है। यही परीक्षण आलू में किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? स्टार्च। निम्नलिखित में से स्कर्वी रोग का प्रमुख लक्षण है? तो मसूड़ों से खून निकलना। आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों की गर्दन की ग्रंथि फूल जाती, जिसके कारण उनके गले में एक मोटी तथा उभरी हुई आकृति दिखाई देती है। इस प्रकार का रोग जिस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, उसका नाम एवं रोग के नाम का सही युग्म है तो आयोडीन घेंघा रोग। भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं? प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज, पानी और कार्बोहाइड्रेट। अब प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? प्रोटीन के पादप स्रोतों तथा जंतु स्रोत के नाम लिखिए। शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन जरूरी है। पादप स्रोत दालें और जंतु स्रोत दूध। आहारी रेशे के मुख्य स्रोत कौन कौन से? इनका क्या कार्य है? अनाज, दाल, ताजा फल, सब्जियां आदि। यह हमारे भोजन के आवश्यक घटक हैं। यह कब्ज हटाने में मदद करता है। यह हमारे अपचित भोजन से छुटकारा दिलाता है। अब किसी कागज पर तेल की बूंद गिर जाने पर धब्बा क्यों बन जाता है? इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश कैसे दिखाई देता है? क्योंकि तेल की बूंद कागज पर फैल जाती है, जिससे वसा की उपस्थिति का पता लगता है। इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है। लघु उत्तरीय प्रश्न। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोतों का चित्र बनाकर उनके नाम लिखिए। तो देखो, ये उनके स्रोत है: गन्ना, तरबूज, आलू, आम, पपीता, बाजरा, मक्का, चावल, शकरकंदी, गेहूं। तो ये देखो, ये इनके चित्र हैं। आप इनको अच्छी तरह से बना लें। अब आगे चलते हैं दूसरे चित्र की ओर। विटामिन सी के प्रमुख स्रोतों के चित्र बनाकर उनके नाम लिखना है। तो देखो, ये है उसका चित्र: मिर्ची, नींबू, आंवला, टमाटर, संतरा और अमरूद। तो विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। अब आगे, भावजन्य रोग किसे कहते हैं, किन्हें कहते हैं? इनके नाम लिखो। तो वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होती हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। उदाहरण: चेहरे की सूजन, बालों का रंग उड़ना, त्वचा की बीमारियां, पेचिश। अब आगे, संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? भोजन में भोजन के घटकों की ना तो कमी हो और ना ही अधिकता हो, तथा हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना संतुलित भोजन है। शरीर के स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन जरूरी है। तो देखो, ये है इसका उत्तर।
दीर्घ प्रश्न, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से, इनके प्रमुख लक्षण भी बताइए। तो सबसे पहले खनिज और रोग। विटामिन ए, यहाँ पे आप ए भी लगा सकते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन ए क्षीणता, दृष्टिहीनता, कमजोर दृष्टि और बेरी दुर्बल मांसपेशियां। सी स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलना। डी रिकेट्स, हड्डियां कमजोर होना। और खनिज, अब यहाँ से खनिज आ गए हैं। अब लोहा, एनीमिया, कमजोरी। आयोडीन, घेंघा, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। कैल्शियम, अस्थियां और दंत क्षय, कमजोर अस्थियां, दंत क्षय। अब आगे, खाद्य पदार्थों में प्रोटीन का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है, समझाइए। तो परख नली में ड्रॉपर का उपयोग कर 1% CuSO4 के विलयन की थोड़ी मात्रा ले। इसके विलयन की 2-3 बूंदें अंडे की सफेद वाली परख नली में मिलाएं। अच्छी तरह से मिश्रित करने के लिए विलयन हिलाएं। परख नली में बैंगनी रंग देता है, जिससे प्रोटीन की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। अध्याय 2, वस्तुओं के समूह बनाना। तो देखो ये हमें सारणी बनानी है। तो देखो ये सारणी है। मोबाइल प्लास्टिक धातु, ताला लोहा प्लास्टिक, सीडी प्लास्टिक, स्क्रू ड्राइवर लोहा रबर और कपड़ा धागा, हथपोश कपड़ा और रबड़। और आगे बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो पहला, कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलेय है, तो नमक। असंगत वस्तु को पहचानिए, तो प्लास्टिक की डोरी, क्योंकि ये तीनों तो किससे बनते, लोहे से ही बनते, लेकिन ये प्लास्टिक। लोहे को किसमें डुबो कर रखने पर वह अपनी चमक खो देगा, तो शीतल पे। निम्न में से चमकदार पदार्थ है, तो स्टील की चम्मच। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पारदर्शी होगी, तो सी तीसरा और चौथा आवर्धक लेंस और कांच का ग्लास। हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, समूह में रखने से वस्तु को ढूंढना आसान होता है। दुकान में रखी बोतलें कांच के पदार्थ से क्यों बनाई जाती हैं, क्योंकि कांच में रखी वस्तु बाहर से दिखाई देती हैं। दिए गए पदार्थ से मिलकर बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की सूची बनाइए। लकड़ी, कुर्सी, कागज, किताब। कागज से क्या बनता, किताब। चमड़ा, जूता। प्लास्टिक, खिलौना, रुई, तकिया। पदार्थों को किस आधार पर समूह पर बांटा जा सकता है, तो पदार्थों को उनके गुणों में समानता एवं विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा गया है। कठोर या कोमल पदार्थ की पहचान किस प्रकार की जाती है, कठोर, जिन्हें संपीड़ित करना कठिन हो, उदाहरण लकड़ी, धातुएं। मुलायम, जिन्हें संपीड़ित एवं खरोंचा जा सकता है, उदाहरण रुई, स्पंज। चमकदार पदार्थ किस प्रकार अपनी चमक खो देते हैं, चमकदार पदार्थों के नाम लिखिए। वायु एवं नमी के कारण चमकदार पदार्थ अपनी चमक खो देते हैं, उदाहरण सोना, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम। इसमें लोहा भी आ सकता है। आगे, निम्नलिखित द्रव जल में पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं या नहीं, तो द्रव में मिश्रित सिरका, नींबू का रस, और द्रव में मिश्रित ना होने वाले सरसों का तेल, नारियल तेल और केरोसिन।
अवश्य तालिका में दिए गए पदार्थों में विलोड़ित करने पर पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं तथा कौन से लुप्त नहीं होते पदार्थ की पहचान। तो नमक पूर्णतः लुप्त है, चीनी पूर्णतः लुप्त है, बालू लुप्त नहीं, चाक पाउडर लुप्त नहीं, लकड़ी का बरूदा लुप्त नहीं। तो देखो ये लिखिए, आप इनको लिख सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी को उदाहरण सहित परिभाषित करना है। तो पारदर्शी जिसमें आर पार दिखे पारदर्शी कहलाती है। उदाहरण कांच, हवा, लेंस। अपारदर्शी जिसमें आर पार ना दिखे उसे अपारदर्शी कहते हैं। उदाहरण प्लेट, दर्पण, किताब। पारभासी जिसके आर पार धुंधला दिखाई दे पारभासी कहलाते हैं। उदाहरण कागज, कपड़ा, एक्सरे। अब तालिका में दी गई वस्तुओं को जल में डालकर बताइए कि कौन सी वस्तु जल में तैरती है अथवा डूब जाती है। लकड़ी तैरती है, तांबे का तार नहीं तैरती, डूबती है। चाक के टुकड़े डूब जाते हैं। प्लास्टिक की गेंद तैरती है। नारियल तेल तैरता है। कंचे डूब जाते हैं। कागज तैरता है। स्पंज तैरता है। कांच का टुकड़ा डूब जाता है। सिक्का डूब जाता है। अध्याय 3 पदार्थों का पृथक्करण। बच्चों, आपने घर में चाय बनाने के बाद उसे छलनी द्वारा अलग करते हुए देखा होगा। यदि चाय बनाने के बाद उसे छलनी द्वारा अलग न किया जाए तो क्या होगा? अपने विचार लिखिए। चाय को छाना ना जाए तो वह हमारे गले में अटक सकता है। अब इसी प्रकार यदि अनाज से कंकड़ पत्थर अलग न किए जाए तो क्या होगा? तो कंकड़ भोजन के साथ मिलकर चबाने से दांत टूट सकते हैं। सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। गेहूं, चावल या दाल में से कुछ बड़े मिट्टी के कणों या पत्थर को पृथक करने में किस विधि का प्रयोग होता है? तो हस्तचयन। मंथन अपकेंद्रण विधि द्वारा दूध या दही से मक्खन निकाला जाता है। यदि आपको पानी और नारियल तेल के मिश्रण में से दोनों को पृथक करना हो तो आप किस विधि का उपयोग करेंगे? निस्तारण। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा बनता है? तो वाष्पन। हमें पदार्थों को पृथक्करण करने की आवश्यकता क्यों होती? उपयोगी एवं अनुपयोगी पदार्थों को अलग करने में, दो भिन्न उपयोगी पदार्थों को अलग करने में, हानिकारक पदार्थों को अलग करने में। आप पानी से भरे गिलास में नारियल तेल गिर जाने पर आप किस प्रकार अलग करेंगे? पानी से भरे गिलास में तेल गिर जाने पर उसे निस्तारण विधि से अलग करेंगे, क्योंकि पानी के ऊपर तेल तैरता है। तेल क्या करता है? तैरता है। चालन विधि का प्रयोग किन पदार्थों के पृथक्करण हेतु किया जाता है? चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों को पृथक किया जाता है जिनकी अमापों में अंतर हो। उदाहरण दाल से धूल, आटा से चोकर। अब आगे, मक्खन को कौन सी विधि द्वारा निकाला जाता है? मक्खन को अपकेंद्रण विधि से पृथक किया जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न, समुद्री जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? समझाइए। समुद्री जल से नमक वाष्पन क्रिया द्वारा पृथक किया जाता है। जब समुद्र के पानी को बड़े बड़े उथले गड्ढों में छोड़ा जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलता है और ठोस लवण नीचे बैठ जाते हैं। इन लवणों का शोधन कर नमक प्राप्त होता है। धातु की प्लेट एवं केतली
की सहायता से वाष्पन की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए। केतली में नमक का घोल भरते हैं। केतली का ढक्कन बंद कर गर्म करते हैं। केतली की टोटी से भाप निकलती है जिसे वाष्पन एवं इस वाष्प को प्लेट से टकराने के उपरांत पानी में बदलना संघनन कहलाता है। अब आगे निष्पावन विधि को चित्र सहित समझाइए। इस विधि से अनाज से भूसे को अलग किया जा सकता है, जिसमें हल्के कण हवा के साथ उड़ जाते हैं एवं भारी कण निष्पावन प्लेटफार्म के निकट ढेर बना देते हैं। अब अवसादन, निस्तारण एवं निस्यंदन विधियों को समझाइए। अवसादन मिश्रण में जल मिलाने पर निलंबित कणों को पृथक करने की विधि अवसादन कहलाती है। निस्तारण, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया निस्तारण कहते हैं। निस्यंदन, द्रव से ठोस अशुद्धियों को पृथक करना निस्यंदन कहलाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, संतृप्त विलयन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए। विलयन में विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा ना घोली जा सके संतृप्त विलयन कहलाता है। उदाहरण, पानी में नमक या शक्कर का घोल। फिल्टर पेपर से अशुद्धि दूर करने की प्रक्रिया चित्र सहित समझाइए। फलों एवं सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीजों एवं ठोस कणों को फिल्टर पेपर से अलग करना निस्यंदन कहलाता है। अध्याय 4, पौधों को जानिए। अब देखो यहाँ पे हमें सही जोड़ियां मिलाना है। ये देखो, ये लगी हैं जोड़ियां, झाड़ी, तना की करना है। यदि आप चाहे तो यहाँ पे रंग भरिए। देखो यहाँ पे लिखा है रंग भरिए, तो आप यहाँ पे अपने मन पसंदीदा रंग भर सकते हैं। यहाँ पे कोई गुलाबी कलर भी आप भर सकते हैं। फूल, पत्ती, जड़, तना। बहुविकल्पीय प्रश्न, बूझों ने विद्यालय जाते समय मनी प्लांट के पौधे में निम्न परीक्षण देखे। यह पौधा, तो इसमें देखो यहाँ पे करना है 1 2 3 4। यह पौधा स्वयं सीधा खड़ा नहीं हो सकता। यह किसी सहारे से ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं। इसका तना कमजोर व मुलायम होता है। यह एक आरोही प्रकार का पौधा है। निम्न में से किसकी पत्ती में समांतर स्राव या विन्यास पाया जाता है? तो मक्का। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न में से कौन सी गैस निष्कासित होती है? ऑक्सीजन। पौधे के संपूर्ण भाग में जल का संचरण पौधे के किस भाग द्वारा किया जाता है? तो तना। शाक के बारे में सही कथन नहीं है, तो ये बिना मिट्टी के वृद्धि करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल, मिट्टी, CO2 के अलावा और किसकी आवश्यकता होती है? तो सूर्य के प्रकाश। यदि पत्ती का स्राव विन्यास जलिका रूपी है तो वह पत्ती हो सकती है पीपल की। चित्र बनाकर पौधे के विभिन्न भागों के नाम लिखिए और लक्षणों के आधार पर पौधों के कितने समवर्ग में विभाजित किया जाता है इनके नाम लिखिए तथा चित्र बनाइए। तो शाख, झाड़ी, वृक्ष, तो तीनों के चित्र आप बना सकते हैं। शाख से आप क्या समझते हैं? हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं। भाजी, पालक, टमाटर, मूली। आप झाड़ी वाले पौधों की पहचान कैसे करेंगे? शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर परंतु अधिक मोटा नहीं होता है।
पौधा झाड़िए होता है, उदाहरण मिर्च का पौधा। अब नीचे, कुछ पौधों को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। क्यों? कुछ पौधे की तने कमजोर होती हैं जिससे वे सीधे खड़े नहीं हो पाते तथा उन्हें ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। लघु उत्तरीय प्रश्न, पत्ती का नामांकित चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों के बारे में लिखना है। फलक, पत्ती का चपटा हरा भाग पर्णवृंत, पत्ती एवं तने के बीच का भाग श्रावन्यास पत्तियों को आधार प्रदान करता है। तो देखो ये है चित्र, उसमें लिखे नाम मध्यश्रा, फलक, श्रावन्यास और पर्णवृंत। मूसलाजड़ एवं रेशेदार जड़ को चित्र सहित समझाइए। चित्र है मूसलाजड़, कुछ पौधों की एक मुख्य केंद्रीय जड़ होती है जिससे अन्य जड़ें निकलती है। मूसलाजड़ सीधी एवं मोटी होती है, उदाहरण मूली की जड़। रेशेदार जड़ें, जिसमें मोटी एवं सूक्ष्म बाल जैसी रचनाएं होती हैं जो सभी दिशाओं में फैली होती हैं, जैसे प्याज चारा। पौधे के विभिन्न भागों में जल किसके माध्यम से पहुंचता है? किसी पौधे को रंगीन जल में रखा जाए तो पौधे पर इसका क्या प्रभाव होगा? पानी का प्रवाह है। पौधे के विभिन्न भागों तक जल तना के माध्यम से पहुंचता है। यदि पौधों को रंगीन पानी में रखा जाए तो तना रंगीन हो जाता है। अगला प्रश्न है 9वां, पत्तियों में श्रावन्यास क्या है? इसके प्रकारों को चित्र सहित समझाइए। पत्तियों पर श्राव द्वारा बनाए गए डिजाइन को श्रावन्यास कहते हैं, जलिका रूपी और समांतर रूपी। दीर्घ उत्तर प्रश्न, पुष्प के विभिन्न भागों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। बाह्यदल, यह पुष्प का हरे रंग का बाहरी भाग है। दल, यह पुष्प का रंगीन भाग है। पुष्प का मादा भाग है। पुष्प का नर भाग है। ये देखो ये है वो चित्र। अब आगे अगले प्रश्न पर, बीजांड से आप क्या समझते हैं? सचित्र समझाइए। तो अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाओं को बीजांड कहते हैं। अध्याय 5, शरीर में गति। हमारे शरीर के किस भाग को किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं? कोई एक भाग का नाम लिखो। तो हाथ। कंधों के खल्लुका संधि के कारण। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि है धुराग्र संधि। निम्न में से कौन सी संधि गति नहीं करती? ऊपरी जबड़ा और कपाल। अब अस्थि को गति प्रदान करने में कितनी पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं? तो 2। कंधोखल्लिका संधि शरीर के किस भाग में पाई जाती है? कंधा। मेरुदंड छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है जिसमें कशेरुकाओं की संख्या होती है 33। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, हमारे शरीर में संधि की क्या उपयोगिता है? विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में संधि की आवश्यकता है। हम अपने शरीर की अस्थियों को किस माध्यम से देख सकते हैं? एक्सरे के द्वारा शरीर की अस्थियों को देख सकते हैं। कशेरुका किसे कहते हैं? एक मेरुदंड में कितने कशेरुकाएं होती हैं? मेरुदंड अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती हैं जिसे कशेरुका कहती हैं। मेरुदंड में 33 कशेरुकाएं होती हैं। घोंघा किस प्रकार चलता है? ढक्कन के खुलने से मांसलपात बाहर निकलकर चलने लगता है। यह रेंगकर चलता है। कंधोखल्लिका संधि शरीर की किस अंग में पाई जाती है? बताएं और कंधोखल्लिका का नामांकित चित्र बनाएं। तो कंधोखल्लिका संधि कंधे में पाई जाती है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल सिरा दूसरी अस्थि को कटोरी रूपी गुहिका में धंसा रहता है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति करती हैं।
अस्थि को गति देने के लिए पेशियां किस प्रकार कार्य करती हैं? किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियां को संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है तथा दूसरी पेशी शिथिल अवस्था में आ जाती है। अचल संधि क्या है और तथा यह हमारे शरीर में किस भाग में पाई जाती है? वे संधि जिनमें गति नहीं होती अचल संधि कहलाती हैं। ये हमारे शरीर में सिर की अस्थियों के बीच तथा ऊपरी जबड़ा व कपाल के बीच की अस्थियां हैं। उपास्थि से आप क्या समझते हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए। उपास्थि मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाए जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक है जो हड्डियों जैसे कठोर नहीं परंतु शरीर को आकार प्रदान करती है। उदाहरण कान की हड्डी और नाक की हड्डी। केंचुओं के शरीर की रचना किस प्रकार होती है? कैसे गति करता है? केंचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे सिरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती परंतु पेशियां होती हैं। शरीर के संकुचन से कारण केंचुआ चलता है। अब क्या कारण है कि तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है? तिलचट्टा में 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका रहता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एकों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है जिसके कारण गति संभव है। वक्ष से 2 जोड़ी पंख होते हैं। तिलचट्टे में विशेष पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां उन्हें चलने में मदद करती हैं। वक्ष की पेशियां तिलचट्टे को उड़ने के समय उसके पैरों को गति प्रदान करती हैं। शरीर के विभिन्न अंगों को घुमाइए एवं बताइए कि कौन सा अंग किस तरह घूमता है, मुड़ता है एवं उसमें उपस्थित संधि का नाम बताइए। गर्दन पूर्णतः घूमता, धुराग्र संधि, कलाई पूर्णतः घूमता, फिसलनदार संधि, घुटना आंशिक घूमता, हिंज कब्जा संधि, कोहनी अंशतः घूमता, कब्जा संधि, भुजा पूर्णतः घूमता, कंधों खल्लका संधि, एड़ी अंशतः घूमता, फिसलनदार संधि, पीठ अचल संधि, सिर अचल संधि, हाथों की उंगलियां अंशतः घूमता, सैडल संधि। क्या कारण है कि कुछ पक्षी हवा, भूमि तथा जल तीनों स्थानों में गति कर पाते? स्पष्ट कीजिए। पक्षियों का शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। इस कारण उनकी अस्थियां हल्की और मजबूत होती हैं। उनके अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पंखों का निर्माण करती हैं। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रहती हैं। ये पेशियां पंखों को ऊपर नीचे में सहायक होती हैं तथा भूमि पर चलने के लिए पैर होते हैं। पानी में पंखों की सहायता से तैर सकते हैं। ये देखो हमारी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पाठ 1 से पाठ 5 अध्याय 5 तक पूरी भर गई है। अब पाठ अध्याय 6 से अध्याय 11 तक है अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।